नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट, प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं को किया संबोधित की बातचीत। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल, अग्निवीर तैयारी के लिए स्टेडियम में विशेष व्यवस्था, सभी जिलों में स्टेडियम उपलब्ध, विभाग देगा निर्धारित स्थान। देहरादून में हाई प्रोफाइल विवाद, पूर्व विधायक के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से की मारपीट, पिस्टल दिखाकर धमकी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी चुनौती। 331 पद लगभग भरे, फिर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से चिंतित विभाग। और चंपावत के चुएरानी का आतंक मचाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, रेस्क्यू सेंटर भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य हित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। धामी ने देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण और नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव पर बातचीत की। रक्षा मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया और सीएम धामी ने सहयोग की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ राज्य के विकास के लिए गहन विचार मंथन किया। सीएम ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और ऑपरेशन कालनेमी जैसे सख्त फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने अधिवक्ताओं से अगले 25 वर्ष के लिए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन का आग्रह किया। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान लगातार सुर्खियों में है और इसी बीच राज्य सरकार में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। गैरोला ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने अपनी लहर होने का दावा किया, वही लहर अब पार्टी को समाप्ति की ओर ले जा रही है। उनका आरोप है कि संगठन की स्थिति लुप्त प्राय हो चुकी है और नेतृत्व पूरी तरह से दिशाहीन है। गैरोला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं के विरोधाभासी बयान अब गुटबाजी की खुली तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जैसे वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग रुख को कांग्रेस में फैलती अव्यवस्था का प्रमाण बताया। नहीं, गंगा तो गंगोत्री से बह ही रही है। पूरे देश में उसको लोग एक आस्था के साथ देख ही रहे हैं। अब कांग्रेस की लहर तो बिहार में भी बह रही थी, कांग्रेस की लहर तो महाराष्ट्र में भी बह रही थी। तो यह लहर बहते बहते कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है और मुझे लगता है अब लुप्त प्राय होने वाली है। इसलिए कांग्रेस के इन दावों में कोई दम नहीं है। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी चुनौती स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के रूप में सामने आई है। प्रदेश में कुल 331 पदों में सामान्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां तो लगभग पूरी हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकार यूपी बिल और अन्य माध्यमों से विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कमी पूरी होगी। स्पेशलिस्ट और सामान्य डॉक्टर दोनों को मिला करके
तो उसके सापेक्ष अगर हम सामान्य डॉक्टर की बात करें एज ए होल, मतलब पूरे अगर हम बात करें 331 पदों की, तो वो तो संविदा को मिला करके, यूकोट वीपी को मिला करके और हमारी जो परमानेंट नियुक्ति उसको मिला करके फुल हैं। लेकिन अगर हम इसी में स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कम है। और जो हमारे पद हैं विशेषज्ञ के, उसके सापेक्ष 45% के करीब ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नियुक्त हैं यहाँ पर। तो एक समस्या है कि स्पेशलिस्ट जो है कम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। लालकुआ के एलबीएस डिग्री कॉलेज में छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय का पुतला दहन किया और रोष जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अवैध वसूली नहीं रुकी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पुतला दहन करा, जिसमें ये परीक्षा फीस जो है वो डेट बीच में पोर्टल ढंग से नहीं चल रहा था, उसके कारण कुछ बच्चे फीस नहीं जमा कर पाए और वो डेट जाते ही वो विश्वविद्यालय ने फीस दुगनी कर दी है, जिससे छात्र छात्राओं को समस्या आ रही है। हम चाहते हैं कि ये अवैध वसूली बंद हो। ये तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नहीं, ये कमाऊं विश्वविद्यालय बन चुका है। ये अवैध वसूली करके छात्र छात्रों से सिर्फ अपनी जेब भरना चाह रहा है। हमारा स्टूडेंट कॉलेज आ रहा है, पढ़ रहा है, 310 रुपये कभी 50% ले रहे हैं, कभी 100% ले रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। आज 310 है, आज से 2 दिन बाद वो हो जाएगी 620। बड़ी शर्म की बात है। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने के लिए अब खेल विभाग तैयारी कराएगा, जिसे लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग की ये कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते हैं और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपद की खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति के भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए, खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट कूट कर वैसे भी भरी हुई है, उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए। कर्मचारी संघ अपनी नियमितीकरण और वेतन में जीएसटी कटौती को बंद करने की मांगों को लेकर पिछले दिन से लगातार देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं अब 4 उपनल कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपनल कर्मियों को समर्थन दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने वहां पहुंचकर उपनल कर्मियों के पक्ष में कहा कि इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया था और हाई कोर्ट का भी ये कहना है कि जो उपनल कर्मी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी, लेकिन तब भी सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए तैयार नहीं है। आंखें बंद करी बैठी है कर्मचारी, हमारे परिवार का सदस्य हैं जो वर्षों वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री को पहले ज्ञापन दिया था, गवर्नर को भी दिया था, जिसमें लिखा था कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी 10 साल जो सेवा कर रहे वो नियमित परमानेंट होने के अधिकारी हैं, हाई कोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सही है, जस्टिफाइड है, ये कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी, मजबूरी में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। राज्य सरकार को केवल एक काम हो रहा,
खनन है काम, सारी नदियां खोदने में धामी सरकार लगी है। दूसरा विकास का काम कर्मचारी का हो, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, दलितों का, पलायन का कुछ नहीं हो रहा। देहरादून में जहां पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मारी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बोलेरो को मौके से सीज कर दिया। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सचिव के बेटे से मारपीट के मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अपराध कहीं भी हुआ हो, अपराध तो अपराध है और उस पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी ही होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो वह कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये राह ठीक करें, उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता रहा हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून के राजपुर रोड पर मारपीट और धमकी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वादी यशोवर्धन की शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे में सीसीटीवी फुटेज से दिव्य प्रताप सिंह और एक पुलिसकर्मी की पहचान हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी को हरिद्वार एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया। जांच में हथियार दिखाए जाने की पुष्टि होने पर आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। घटना में इस्तेमाल बोलेरो वाहन भी सीज कर दिया गया है। आरोपितों को 3 दिन में बयान के लिए नोटिस जारी किया गया है। पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे, जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो में 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास, तो उसके आधार पर जो है इसमें जो 30 आर्म्स एक्ट की धारा इंक्रीज की गई, जिसके तहत अगर कोई अपना अधिकृत वेपन या लाइसेंसी वेपन का दुरुपयोग करता है या उसका शो करता है या किसी को डराने में प्रयोग करता है, तो उसके तहत उसका निरस्तीकरण और जब्ती हो सकती है। इसके लिए भी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई, चूंकि ये तीनों लाइसेंस जो है 3 लाइसेंस पाए गए थे वहां पर आरोपी के खिलाफ, वो तीनों लाइसेंस हरिद्वार जनपद से ही निर्गत हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए वहां पर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। चंपावत के चोयरानी में आतंक फैलाने वाला हमलावर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने काली कुमाऊं रेंज के रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर 3 दिन पहले गांव में पिंजरा लगाया था। आज सुबह ग्रामीणों ने गुलदार की गुर्राहट सुनी और देखा कि वो पिंजरे में फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही रेंजर राजेश जोशी की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को कब्जे में लिया। रेंजर के अनुसार पकड़ा गया गुलदार 5 से 6 साल का है और इसे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा।
गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग का आभार जताया। हालांकि क्षेत्र में अन्य गुलदारों का आतंक अभी भी जारी है। खासकर लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र का आदमखोर गुलदार अब तक पिंजरे में नहीं आ पाया है। इससे लोग अभी भी दहशत में हैं। आज से 5-6 दिन पहले गुलदार ने एक महिला पर हमला किया था। महिला का नाम तनुजा अधिकारी था। किसी कारणवश खेत में गई थी तो उसके पीछे से गुलदार ने हमला किया था। उसमें गांव वालों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग करी थी। पिंजरा तो लगा दिया उन्होंने। उसके टीम लीडर जो थे वो फॉरेस्टर थे गोस्वामी जी, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को वहाँ तैनात किया था रात्रि में गश्त के दौरान। कल जो है रात को गुलदार जो है वो पिंजरे में कैद हो गया। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा कई बार अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण से जनता को राहत नहीं मिल पाई है। लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से प्रशासन की पोल भी खुल रही है। कोसी रोड इलाके में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से स्कूल बसें भी इसका शिकार हो रही हैं, जिस कारण बच्चे समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मामले को लेकर नगर के कुछ लोगों द्वारा स्कूली बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया। प्रशासन से इस पर संज्ञान लेने की बात कही गई थी। इसके बाद प्रशासन ने कोसी रोड और भवानीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। देखिए, कल हमारा अभियान फिर चलाया गया था रविवार के दिन में। ये संज्ञान में पिछले दिनों आया था कि बीच में काफी गाड़ी लगने से जो है अतिक्रमण काफी फिर से बढ़ गया है। और चूंकि हमने पहले से भी अतिक्रमण काफी अभियान चलाए हैं, इसमें अतिक्रमण को काफी हटाया भी था। कालांतर में कुछ समय तक वो सही भी रहा, लेकिन विगत दिनों से कुछ सूचनाएं फिर इस प्रकार से आ रही है। कुछ लोगों के अतिक्रमणकारियों के द्वारा उन्हें अपनी दुकानों को या गाड़ियों को अपने आगे बढ़ा करके फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसलिए कल रविवार को भी एक बार अतिक्रमण अभियान चलाया गया था टीम के द्वारा। ये अभियान फिर से अब संचालित किया जाएगा लगातार डेली बाई डेली बेसिस पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर डेमोग्राफी चेंज कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाता था। गिरोह को यूपीसीएल का एक कर्मचारी बिजली विभाग का डेटा देता था। पुलिस अब सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत की भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है, जो चिंता है, तो उस डेमोग्राफिक चेंज का जो करने वाले और ये सब में इन्वॉल्व सभी लोगों को जड़ से उसको निपटारा करना है और जड़ तक पहुंचना है। इस दिशा में आज नैनीताल जनपद को बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। 2 दिन पहले आप सभी को जानकारी था, तहसीलदार नैनीताल साहब ने एक तहरीर दिया था जिसमें फर्जी तरह के सारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करते थे। तो बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज का चिंता सभी को जताया जा रहा है, उस जगह पर एक व्यवस्थित, संगठित और सुनियोजित तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला एक गिरोह था, जिसकी पर्दाफाश हमारा पुलिस ने किया है। नैनीताल पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए शानदार सफलता हासिल की है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग को दबोचा है, जो एपीके फाइल के माध्यम से मोबाइल फोन हैक कर करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम देता था। जांच के दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन पकड़ा है। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपितों से 11 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई बैंक चेकबुक और 9 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह लोगों को आकर्षक लिंक भेजकर एपीके फाइल डाउनलोड करवाता था, जिससे उनका मोबाइल डेटा और बैंकिंग जानकारी हैक कर साइबर फ्रॉड किया जाता था। बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है नैनीताल जनपद को। सघन चेकिंग अभियान जब चल रहा था, जौलीकोट थाना तल्लीताल जौलीकोट चौकी क्षेत्र में भुजिया घाट पड़ता है, वहां पर जो है एक गाड़ी बहुत संदिग्ध रूप से जा रही थी और बहुत तेजी से जा रही थी। तो उसका इनपुट मिलते ही हमने भुजिया घाट पर हमने रोका, चौकी इंचार्ज जौलीकोट ने। तो तब जो है 4 लोग संदिग्ध पाए गए और जो है कुछ जवाब ठीक से नहीं दे पाए।
और उनके कब्जे में से 11 मोबाइल फोन और मल्टीपल सिम्स, बहुत सारे सिम्स मिले और बहुत सारे चेकबुक्स मिले, 9 डेबिट कार्ड, 3-4 क्रेडिट कार्ड मिले और क्यूआर कोड्स मिले, क्यूआर कोड्स के स्लिप्स मिले। तो हमें संदेह हुआ और सख्त पूछताछ करने पर पता चला कि ये तो पूरा गैंग है। लोहाघाट नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज उठाने वाली लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक एनेक्सी भवन लोहाघाट में हुई। बैठक समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के निर्देश और लोकेश पांडे के संचालन में संपन्न हुई। अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया कि समिति ने निर्णय लिया है कि जल्द ही समिति की टीम नगरपालिका कार्यालय में जाकर नगर से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेगी। इसके साथ ही जल संस्थान, विद्युत विभाग और उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में जाकर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से मिलकर समस्याओं का प्रत्यक्ष फीडबैक लिया जाएगा। इसके उपरांत समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक में पूर्व में उठाए गए जन मुद्दों पर प्राप्त जानकारी और प्रगति का फीडबैक लेने का भी निर्णय लिया गया। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।